हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस विटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ के अध्याय 2.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। तो एक दूसरे को रिलेट करके हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको शुरू करूँ थोड़ा सा मैं फलन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से हम इसको शुरू करते हैं। फलन और उसका फलन का प्रतिलोम क्या होता है ये भी मैं देख लेता हूँ। दो चर वाले रेखीय समीकरण से हमने फलन का यहाँ से हमने शुरुआत किया था, तो दो ही चर वाले रेखीय समीकरण से हम प्रतिलोम फलन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, हमारे पास अगर दो चर वाला रेखीय समीकरण है, जैसे y बराबर है x+3 है, ठीक है ना। दो चर वाले रेखीय समीकरण है, इसमें दो चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर y है। x का मान इसमें प्रांत कराते हैं, y का मान इसका सहप्रांत कराते हैं, ठीक है ना। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है कि x का मान ही प्रांत कराते हैं। समीकरण को बनाने में जो इन्वॉल्व होता है, समीकरण को बनाने में जो चर इन्वॉल्व होता है वह उसका प्रांत, और जो डिपेंड करता है दूसरे चर पर, यानी कि y का मान x पर डिपेंड करता है, इसलिए y को हम लोग परतंत्र चर कहते हैं और इसका परिसर हमें y ज्ञात किया जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो x का मान अगर हम 1 रखें तो इसमें y का मान 1 और 3 4 हो जाएगा। 2 रखने पर ये आपका कितना हो जाएगा, कितना 3 ज़्यादा है ना, ये 5 हो जाएगा। 3 रखने पर यह 6 हो जाएगा और 4 रखने पर यह 7 हो जाएगा। अगर हम x को समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो यह इसका प्रांत, x को प्रांत बोलते हैं, y को इसके सहप्रांत बोलते हैं। अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है f की यह फलन है x से y में, यह एक फलन है, ठीक है ना। यानी कि यह फलन परिभाषित है x से y में, जहां x स्मॉल x कैपिटल X के अवयव, स्मॉल y कैपिटल Y के अवयव है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 का प्रतिचित्रण 4 है, 2 का प्रतिचित्रण 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, 4 का प्रतिबिंब 7 है। यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहा है। तो अगर हमें लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे। अगर कोई फलन हमें लिखना हो x टेंड्स टू y, तो उस फलन को जो लिखने का तरीका होता है वह होता है वास्तव में इस प्रकार, क्रमिक युग्म में 1,4, 2 का प्रतिबिंब है 5 से, इस प्रकार 3 का प्रतिबिंब है 6 से, और ये 4 का प्रतिबिंब है 7 से, ठीक है ना। ओके, x का क्या है, यह जो संबंध है वो ये जो फलन है वो x से y में है, ठीक है ना। इसलिए x के मान इसके प्रांत और इसके सहप्रांत हो जाएंगे। यदि फलन अगर y से x में होता, तो अगर ये फलन x से y में है, इसका मतलब 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का 6, 4 का 7 है। यदि यही प्रतिबिंब y से x में मिले तो इसका यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब यह फलन y से x में होगा, तब हम इसको कहेंगे यह हमारा प्रतिलोम फलन है। तो अगर एक प्रतिलोम फलन बनेगा, इसका मतलब ये y से x में बन रहा है, इसका मतलब y के मान इसके प्रांत हो जाएंगे और x के मान इसके सहप्रांत या परिसर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका इन्वर्स लिखना होगा तो यह f इन्वर्स होगा और रू हो जाएगा इधर 1,4 है ना, इसको पलट दीजिए, 4,1 इसको पलट दीजिए, 5,2 और इसको 6,3 और इसको 7,4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके प्रतिलोम को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी फलन का प्रतिलोम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या यह सत्य है? नहीं, प्रतिलोम तो किसी भी फलन का नहीं ज्ञात कर सकता है। जो फलन एकाकी और आच्छादक होगा उसी फलन का हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम उसका किसी भी फलन का मतलब कहने का मतलब है किसी भी फलन का प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जो फलन एकाकी और आच्छादक होगा वही फलन आपका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है उसी फलन का। जैसे एकाकी और आच्छादक है, अब आप कहेंगे एकाकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ। हालांकि एकाकी और आच्छादक के बारे में हमने व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, उसको सिद्ध कैसे किया जाता है, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया है। एकाकी का मतलब होता है प्रांत के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मिलना चाहिए, यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक एक प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित हो। आच्छादक का मतलब होता है सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं उनका भी क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब प्रांत के अवयव से मिलना चाहिए। जैसे 4 का प्रतिबिंब भी 1 से है, 5 का 2 से है, 6 का 3 से, 7 का 4 से। यह आपका एकाकी और आच्छादक है, इसलिए हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक ऐसा इक्वेशन लेता हूँ जिसका प्रतिबिंब हम लोग ज्ञात करना चाहें, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे ये तो वो बताने वाला था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना।
मैंने आपसे कहा कि वे फलन जिसका अगर प्रतिलोम किसी भी फलन का ज्ञात करना चाहते हैं तो वो फलन आपका एकाकी और असाधक होना चाहिए। यहाँ देखिए, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। y बराबर यह है, y बराबर एफ एक्स होता है, आपको भी मालूम है एफ एक्स का मान y होता है, और यह है आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक। इस प्रकार यह फलन है, एक्स वाई में यह फलन है, लेकिन यह फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लिखना चाह रहे हैं कि इस फलन का क्या हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं। यदि हम x की जगह पर -1 रखें तो y की जगह पर आपका 1 आएगा। अगर 1 रखें तो भी इसका मान 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अगर इसका मान 2 रखें तो इसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4। यदि हम -2 रखें तो इसका मान भी आ जा रहा है 4 ही आएगा, ठीक है ना। बस इतना से काम चल जाएगा, बाकी को लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार x के मान इसके प्रांत का लाएंगे और इसके y के जितने भी मान आए हैं, ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, यह आपका x है, कैपिटल X है, ये आपका कैपिटल X एक समुच्चय है जिसके अवयव -1, 1, 2 और -2 यानी कि स्मॉल x अवयव है। यह फलन आपका किससे है, यह एक फलन है x से y में, यह एक फलन है, ठीक है। तो हम इसका देखना चाहते हैं कि क्या हम इसका ज्ञात कर सकते हैं प्रतिलोम फलन। तो इसका पहले मैंने आपसे कहा कि जो फलन एकाकी और अछादक होते हैं केवल उसी का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्या यह फलन एकाकी और अछादक है। यहाँ देखिए, इस कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग कि 1 का भी प्रतिबिंब मिल रहा है 1 से, ठीक है, -1 और 1 का भी प्रतिबिंब मिल रहा है 1 से, 2 का प्रतिबिंब है 4, -2 का प्रतिबिंब है 4। तो क्या यह आपका एकाकी है। एकाकी रहता तो प्रांत के एक एक अवयव का और प्रतिबिंब स्वप्रांत के एक एक अवयव से मिलता, लेकिन यह एकाकी न होकर यह फलन बहु एकाकी है। जब यह एक फलन ही बहु एकाकी हो गई तो आच्छादक जांच करने की जरूरत नहीं है, ये आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है ना। बहु एकाकी हो गई, इसका मतलब हमें एकाकी चाहिए और आच्छादक चाहिए। जब एकाकी न होकर बहु एकाकी हो गई है तो हम इस फलन का प्रतिलोम फलन नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हमको यहीं तक समझाना था। थोड़ा सा चलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पर, ठीक है ना। अब हम किस पर, ये तो सिंपल सा आपका सॉरी फलन था 2 चर में, एक आपका x और y में। थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस फलन का हम लोग प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि यह फलन एकाकी और अछादक नहीं है। ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, वो विधियां को भी मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट करके हम बहु एकाकी फलन का भी एकाकी और अछादक बनाकर इसके प्रांत और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ से सिंपल सा एक मैं छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे हम क्या इसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये आपका फलन था, किसमें था आपका x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, किसमें था स्मॉल r, रियल नंबर में था, और रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। हम इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, हम इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं x का मान यदि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लें तो क्या होगा, क्या यह आपका एकाकी और अछादक होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ रियल नंबर था तो रियल नंबर में x के अवयव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों थे। ऋणात्मक का भी प्रतिबिंब धनात्मक, धनात्मक का भी प्रतिबिंब धनात्मक, मतलब दो ऐसे अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव मिल रहा था। जैसे -1 और 1 का प्रतिबिंब 1। यदि हम क्या कर रहे हैं, इस फलन में से ऋणात्मक जितने भी फलन हैं, वैल्यू हैं, जितने भी मान हैं x के, उन सभी को हटा दें, केवल पॉजिटिव को लेकर चलिए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं इस फलन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और यह फलन का हम लोग प्रांत और परिसर यानी कि हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये देख लीजिए, जब हमने रेस्ट्रिक्ट किया, यहाँ से देखिए रेस्ट्रिक्ट किया, किस प्रकार रेस्ट्रिक्ट किया कि इसमें सिर्फ x का मान पॉजिटिव ही लेंगे आप, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रांत कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। यदि x का मान 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, यानी कि केवल और केवल पॉजिटिव संख्या लेना है, तो y का मान आएगा 1, 4, 9 और 16। इस प्रकार 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9, 4 का प्रतिबिंब 16। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रांत के एक अवयव का ही सहप्रांत में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, या आप कह सकते हैं कि प्रांत के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहा है। इस प्रकार जब हमने फलन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट इस प्रकार किया कि हमने जो x का मान रियल नंबर था पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर सिर्फ ले रहे हैं, इसका मतलब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, और इस प्रकार हम इसका एकाकी और आच्छादक होने के बावजूद हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इस पर फिर से आऊँगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर चल रहे हैं। प्रतिलोम पर चलें उससे पहले हम सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन पर चलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। यहाँ देखिए,
सिर्फ हम किस पर चल रहे हैं, अभी त्रिकोणमितीय फलन पर चल रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन में देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियोज का आप प्रांत और परिसर यानी कि प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम इसलिए नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि एक से अधिक एंगल पर फलन का मतलब एंगल पर उस रेशियोज का मान, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियोज हो, समान होते हैं, ठीक है ना। जब समान हो रहे हैं तो आप उसका ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं एक क्या कर रहे हैं, एक फलन ले रहे हैं। फलन है y बराबर साइन x, एक फलन है। y को हम लोग फलन ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह समीकरण को बनाने में x चर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। ये आपका एक क्या है, फलन है। यह फलन है x से y में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं सिर्फ x के मान लिख रहा हूँ। यदि x का मान यह x और यहाँ से y के मान आ जाएंगे, तो x का मान यदि 0 डिग्री ले तो y का मान क्या आ जाएगा, आपका साइन 0 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। यह आपका x का मान यदि पाई ले तो भी इसका मान 0, 2 पाई ले तो भी इसका मान 0, 3 पाई ले तो भी इसका मान 0, चाहे आप n पाई लें तो भी इसका मान हो जाएगा 0। किसका मान, y का मान हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इस प्रकार अगर हम यहाँ से देखें, ये देखिए ये आपके प्रांत होंगे और ये आपका सहप्रांत होगा। तो क्या हम इस फलन का त्रिकोणमितीय इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि अगर प्रतिलोम ज्ञात करना है तो फलन आपका एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। यह आपका एकाकी और आच्छादक नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ देखिए। अब इस देख रहे हैं कि 0 का भी प्रतिबिंब 0, पाई का भी प्रतिबिंब 0, 2 पाई का भी प्रतिबिंब 0, 3 पाई का भी प्रतिबिंब 0। इस प्रकार आप n पाई, जहां आप n की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। माइनस पाई पर भी इसका मान होता है 0, -3 पाई पर भी इसका मान होता है 0। इस प्रकार ये फलन क्या है, एकाकी और आच्छादक नहीं है। एकाकी नहीं है तो आच्छादक जांच करने की जरूरत नहीं है। आच्छादक जांच करने की क्यों जरूरत है, जब एकाकी नहीं है, यह आपका बहुएकाकी फलन है और बहुएकाकी फलन के लिए प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं उसका हम लोग प्रांत और परिसर भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रांत और परिसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसका मतलब हम उसका प्रतिलोम भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह फलन जो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन वो आपके बहुएकाकी होते हैं, एकाकी नहीं होते हैं। इसी प्रकार कास पर भी देख सकते हैं। कास का जो मान होता है वो n पाई यानी कि विषम π/2, π/2 पर भी इसका मान क्या होता है, 0 होता है। 3 π/2 पर भी 0, 5 π/2 पर 0, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2। इस प्रकार सारी ऋणात्मक लीजिए π/2, उस पर भी 0 होता है। इस प्रकार प्रत्येक होते हैं। इसी प्रकार आपका 10 भी है। 10 भी जो होता है वो आपका क्या होता है, विषम π/2 यानी कि विषम π/2 पर क्या होता है, रिपीट करने लगता है। अगर देखा जाए तो साइन का जो मान होता है, साइन और कोसेक का मान 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जो 10 का मान होता है, साइन और कास हुआ आपका, साइन सेक कोसेक हुआ, सब रिपीट करते हैं, लेकिन 10 और काट का मान 180 के बाद रिपीट करने लगता है उसका मान, ठीक है ना। तो ये बताने वाला चीज़ था। आप देख रहे हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होंगे, उसका हम लोग एकाकी और आच्छादक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वो सभी के सभी फलन बहुएकाकी होते हैं, लेकिन हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्ट कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे से मैं उसको सब धीरे धीरे बताते चलता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर जो समझाना था आप इसको समझ लिए हैं। रेस्ट्रिक्ट कैसे किया जाता है, प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, ये भी आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। फिगर में अगर बनाऊँ तो फिगर बनाने में काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पर किताब से आप लोग फिगर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक हमारे पास फलन था ना, मैंने एक फलन लेकर चला था y² बराबर x, ये एक फलन लेकर चला था और ये कहा था कि ये आपका क्या है, बहुएकाकी है। हमने सिद्ध भी किया था और देखा था भी कि ये आपका बहुएकाकी है। यह क्या है, एक पैराबोला परवलय है और ये कैसा परवलय है, y² बराबर x यानी कि x एक्सिस की ओर मुँह खोलने वाला परवलय है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे यह एक परवलय है, इस प्रकार यह एक परवलय चलता है, ठीक है ना। x की ओर मुंह खुल रहा है ना, इस प्रकार यह एक परवलय हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए, या चलिए दूसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसको क्यों ले। यह आपका है x² बराबर y। हम इस बार इसको ले चल रहे हैं।
या y बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये किस प्रकार एक परवलय है, ये वाई है ना, सिंपल फलन को बनाने में वाई चर उपयुक्त है, तो यह इस प्रकार वाई एक्सिस की ओर मुंह खोलकर जाने वाला परवलय है, यानी कि यह जो परवलय है वो कुछ इस प्रकार होकर जाता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग समझ पाए। ओके, ठीक है, यह एक परवलय है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है। कैसे पता चला कि यह परवलय इसी प्रकार बनेगा, यहाँ देखिए ये जो वाई है ना, वाई जहाँ यहाँ वाई आई, अगर एक्स आता तो यह एक्स एक्सिस की ओर मुंह खोलता, लेकिन यह वाई है इसलिए यह वाई एक्सिस की ओर मुंह खोलेगा। परवलय का है, आपने 11 में कक्षा 11 में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इस परवलय में अगर हम देखा जाए कि यह परवलय का आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परवलय बनाना है। परवलय बनाने के बाद अगर यह क्या है आपका वाई एक्सिस के समांतर ये बना है ना, वाई एक्सिस के मुंह खोलकर बनाया हुआ है, तो सिर्फ आपको यह क्या करना है, इस पर एक्स एक्सिस के लंबवत, एक्स एक्सिस के समांतर इस प्रकार लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद इस ग्राफ को लाइन कितने भागों में काट रहा है, वहाँ से आप बता सकते हैं कि ये जो फलन है वो आपका एक एकी और आच्छादक होगा या बहु एक एकी होगा। बता सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इस फलन का थोड़ा सा हम लोग x और y का मान देख लेते हैं। यदि x का मान -1 हो तो इस कंडीशन में y का मान भी 1 होगा, और 1 हो तो भी इसका मान 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर x का मान 2 हो तो इसका मान 4 और -2 हो तो भी इसका मान 4 होगा, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल x और ये आपका स्मॉल y का मान है, ठीक है। मैं इसको इस पर ड्रा कर रहा हूँ, उसके बाद से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए x का मान 1, अच्छा मान लीजिए यह आपका x का मान 1 है और x का मान 1 है, यहाँ पर मान लेते हैं x का मान 1 है और यहाँ पर x का मान 2 है। इसी प्रकार x का मान 1 यहाँ पर है, x का मान 2 यहाँ पर है। y का मान यह क्या है, 1 है और y का मान यह है आपका 2 है, ठीक है ना। ये आपका 1 2 -1 -2 आपका 1 और 2, सिंपल है, ऐसा आप देख लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं। -1, x का मान -1 पर y का मान 1, x का मान -1 पर y का मान 1, यहाँ कुछ आ जाएगा। x का मान 1 पर y का मान कितना है 1, -1 पर भी इसका मान कितना है, -1 पर इसका मान 1, यानी कि कुछ यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, x का मान -1 पर y का मान 1, यानी कि मान लीजिए ये आपका कुछ यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। x का मान 1 पर y का मान 1, यानी कि इसका मान कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए x का मान 2 पर y का मान 4, x का मान 2 पर y का मान कितना है 4 है, मान लीजिए यह, अच्छा एक मिनट, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपका 1 है, यह 4 है। x का मान क्या है 2 पर y का मान कितना है 4, x का मान 2 पर y का मान 4, मान लीजिए ये कुछ यहाँ आ रहा है। x का मान -2 पर y का मान 4, यह आपका कुछ यहाँ आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, इन सारे x और y को यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह आपका 1 है y एक्सिस पर, यह आपका 4 है y एक्सिस पर, ठीक है। मैं इसको मिला रहा हूँ, तो मिलाने के बाद आप ये देखेंगे कुछ आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए सीधे मिला देते हैं, ओके, इसको भी मिला रहे हैं। अब आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि यह फलन एकेकी होगा या आच्छादक होगा। कैसे, यहाँ देखिए, यदि परवलय y एक्सिस की ओर मुंह खोलकर खड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, x एक्सिस के लंबवत, x एक्सिस के समांतर, लंबवत नहीं, x एक्सिस के समांतर लाइन खींचना है, ठीक है ना। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो रेखा है वह किसको, वह जो ग्राफ है y स्क्वायर बराबर 4x का, सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y को, यह आपको दो भागों में काट रहा है, ठीक है ना, दो बिंदुओं पर काट रहा है। अब ये दो बिंदुओं पर कौन कौन सा काट रहा है, यहाँ देखिए, एक बिंदु पर काट रहा है, ये आपका दो बिंदु पर काट रहा है। यह जो ग्राफ है, रेखा है, इसको भी एक बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है। जब दो दो बिंदु पर काट रहा है तो अब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यह आपका बहुएकी हो गया, यानी कि एक ही फलन का, यानी कि एक x के वैल्यू पर इसका मान दो x के मान पर, अगर x का मान 2 लिया जाए, x का मान 2, एक जैसे -1 भी लिया है और 1 भी लिया है, x के दो मानों के लिए y के सिर्फ एक मान मिल रहे हैं,
ठीक है ना। यह ग्राफ ये बताता है, ग्राफ 3 बिंदुओं पर काटता है, इसका मतलब x के 3 मानों के लिए y के 1 मान मिलेंगे, अतः फलन क्या होगा आपका बहुएकाकी हो जाएगा। तो इस फलन का हम लोग क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कोई ग्राफ y एक्सिस की ओर है, x एक्सिस की ओर होता, इस प्रकार मुंह खोलकर होता, देखिए यहाँ से अगर आपके पास सिर्फ ग्राफ हो तो आप बता सकते हैं कि फलन जो है वो आपका बहुएकाकी है या एकाकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यह ग्राफ कुछ इस प्रकार होता तो आप क्या करते हैं, यह आपका क्या है, x एक्सिस के लंबवत है ना, तो आपको क्या करना है, y एक्सिस के लंबवत आपको रेखा खींचनी है। खींचने के बाद देखिए ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इस प्रकार ये भी आपका क्या होगा, बहुएकाकी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फलन का भी हम लोग ग्राफ प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे पिछले वाले अभी मैंने आपको जस्ट बताया है यहाँ से एग्जाम्पल के द्वारा भी। अब यहाँ से देखिए किस स्थिति में हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, तो वे फलन जो एकाकी और आच्छादक होंगे हम उसका सिर्फ प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हम इस फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें, कैसे इसको एकाकी और आच्छादक बनाएं, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि फलन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा बना दीजिए, तो हम उस स्थिति में फलन को एकाकी और आच्छादक बनाकर उसका हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फलन का अगर हमें प्रतिलोम ज्ञात करनी है तो हम इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना, यही हमें समझना है ना। तो देखिए यहाँ पर यह क्या है, x के निगेटिव वैल्यू है, यह क्या है, x के पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या, जो हमारे पास फलन दिया गया था x से y में, यह किस प्रकार का फलन था, यह फलन था आपका किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है ना। -1, -2, -3 ये आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए, हम वास्तविक संख्याएं ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ हम तो वास्तविक पूर्णांक संख्या लिखे हैं -1, -2, लेकिन इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, -1/2, -3/2, -5/2, -0.5, -0.6, इस प्रकार हम सिर्फ यहाँ पर पूर्णांक ही लिखे हैं। तो हमारे पास जो फलन था वो हमारे रियल नंबर का था। अब हम इस रियल नंबर के फलन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर बना देते हैं, ठीक है ना। कैसे बना देते हैं, इस फलन को हम लोग अगर हम क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करके हम क्या करते हैं, इस फलन को केवल और केवल पॉजिटिव वास्तविक संख्याओं के लिए बना दें, तो उस कंडीशन में यह फलन जो होगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यह एकाकी और आच्छादक बन जाएगा, जिसके कारण हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस जितने भी निगेटिव वैल्यू वाला ग्राफ है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा दिए। अब देखिए ये जो सरल रेखा है जो x एक्सिस के समांतर है वह ग्राफ को कितने भागों में काट रहा है, 1 मिनट, गिर गया मार्कर, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है क्या, ये जो सरल रेखा है, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस के समांतर जितनी भी रेखा है वह रेखा इस ग्राफ को कितने बार में काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है। तो देख रहे हैं कि यह जो रेखा है वह इस ग्राफ को सिर्फ 1 बिंदु पर काट रही है, यह जो रेखा है वह इस ग्राफ को सिर्फ 1 बिंदु पर काट रही है। चाहे आप कितना भी यहाँ पर रेखा बना दें वो सिर्फ ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटेगी, एक ही बिंदु पर काटेगी, ठीक है ना। चाहे कितना भी बना दे एक ही बिंदु पर काटेगी, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका यह एकाकी और आच्छादक बन गया, ठीक है ना। और आपके इस बात समझने वाली चीज़ है। अच्छा ये क्या है आपका नीचे वाला, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, ये आपका निगेटिव y एक्सिस है। क्या होता यदि ग्राफ पॉजिटिव, यहाँ देखिए अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए यह आपका क्या है, ग्राफ है, ठीक है ना, ग्राफ है, ओके। यहाँ देखिए इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ। इस प्रकार बनाने का कुछ मतलब है भैया, क्या बना रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ देखिए यह क्या है आपका, x एक्सिस पर जितने भी वैल्यू होते हैं उन सभी को फलन का प्रांत कहते हैं, y एक्सिस पर जितने भी वैल्यू होंगे उन सभी को हम लोग फलन का सहप्रांत कहेंगे, ठीक है, ओके। यह आपका एक फलन हो गया, ठीक है ना। अभी फलन में का नाम मैं कुछ दिया नहीं हूँ तो अभी मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास ये एक फलन है y और ये फलन, इस फलन का ग्राफ है x स्क्वायर बराबर, वास्तव में ये जो ग्राफ है वो है x स्क्वायर बराबर 4ay का है, तो 4y -6, ठीक है ना। इस प्रकार ये ग्राफ है, मैंने आपकी ग्राफ यहाँ से बना दिया है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा ऐसा, लेकिन मैंने इसको बना दिया है समझाने के लिए। अच्छा क्या होगा यदि ग्राफ इस x एक्सिस के नीचे मतलब y एक्सिस से होकर जाए, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव से लेकर 0 मूल बिंदु से लेकर नीचे डाउन की ओर नेगेटिव y एक्सिस। ये दर्शाते क्या हैं ग्राफ ये क्या दर्शाते हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के चाहे आपका पॉजिटिव लीजिए, चाहे आपका लेफ्ट वाला लीजिए, चाहे आपका राइट वाला पार्ट लीजिए, उस पर धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू है। इसका मतलब एक्स का जो प्रांत होगा वो आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव भी होगा और आपका ऋणात्मक भी ग्राफ होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक भी वैल्यू होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ से जो ग्राफ बना है वो ग्राफ कैसे बना है, आपका मूल बिंदु से होते हुए यहाँ से उठा था, ठीक ना। इसका मतलब ग्राफ जो था नीचे y एक्सिस की ओर पहुँचा नहीं था, इसलिए यह ग्राफ ये दर्शाता है कि y के जितने भी मान आएंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव उसका मान कभी नहीं आएंगे। नेगेटिव मान कब आएंगे, जब ये ग्राफ आपका x एक्सिस, या देखिए जब वो ग्राफ आपका y एक्सिस से होकर जाए, या आपका y एक्सिस से नीचे की ओर होकर जाए, ठीक है ना, यानी कि y डैश से होकर जाए, y डैश और आपका y है। यदि ग्राफ आपका x एक्सिस से होते हुए y एक्सिस से y डैश से होते हुए जाए तो इस कंडीशन में यह y के इतने नेगेटिव वैल्यू को कवर कर लेगा, ठीक है ना, इतना नेगेटिव वैल्यू, और ये सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू को कवर कर लेगा। और इस कंडीशन में हमें इतने में जितना नेगेटिव वैल्यू होंगे वो सभी के सभी मिलेंगे, और यहाँ से y के पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेंगे, और यहाँ से आपका x के, ये आपका सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, यानी कि प्रांत के सभी के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, और सह प्रांत के सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव वैल्यू सिर्फ यहाँ तक, जो भी अंक यानी कि जो भी नंबर्स कवर होंगे वो यहाँ तक नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। यह ग्राफ आपका ये बताता है। तो ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ कैसे बताता है, ये भी आप समझ लिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि यह ग्राफ, कौन सा ग्राफ, यदि ग्राफ कुछ ऐसा होता, इसका मतलब क्या होता, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से देखिए मूल बिंदु से x एक्सिस की ओर सभी के सभी पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, मूल बिंदु से ऋणात्मक x की ओर सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। तो x के वैल्यू को प्रांत कहते हैं, प्रांत का जो भी वैल्यू मिलता है, ये आपका क्या है, ये आपका तो ग्राफ है ना, प्रांत का जो भी वैल्यू मिलता है वो सभी के सभी यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं, लेकिन यहाँ से ये सिर्फ यहाँ तक जितने भी वैल्यू कवर हो पाते वही वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के रूप में प्रांत में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस की ओर ये देखिए, y एक्सिस की ओर ये ग्राफ जहाँ से ये सभी के सभी क्या है ये आपका y एक्सिस की ओर है ना, तो आपका नेगेटिव वैल्यू और सभी के सभी यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ से सभी के सभी यहीं तक नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं और यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं। नहीं भाई, यह ग्राफ जो है x एक्सिस की ओर मुँह करके खोला हुआ है ना, तो x एक्सिस की ओर सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू, और जहाँ तक x डैश को काट रहा है वहाँ तक सभी के सभी ऋणात्मक वैल्यू। इस ग्राफ को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, और मैं आपसे कह दूँ कि अब देखिए अब तो ये पूरा y की ओर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। तो ग्राफ आप छोटा बनाइए या बड़ा, उस समय कोई मतलब नहीं है, ये देखना है कि ग्राफ कौन सा है, परवलय उसका मुंह किस तरफ खुला है, x एक्सिस की ओर खुला है या y एक्सिस की ओर खुला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो किस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, किसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आपने ये भी देखा। ये ग्राफ क्या है, ये देखिए, एक और मैं बता देता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन न रहे, ग्राफ से संबंधित कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से देखिए तो इस बार मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और वो कुछ यहाँ से है, ठीक है ना। ये है, यह क्या है, x है या x डैश है या y है, और ये आपका y डैश है, ठीक है। मूल बिंदु से x डैश यानी कि राइट की ओर चलते हैं तो सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट की ओर चलते हैं मूल बिंदु से x एक्सिस की ओर, x डैश की ओर, तो सभी सभी नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं। यह क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव और नीचे सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं y के लिए, यानी कि सह प्रांत के लिए। y पर जितने, ये पूरा y एक्सिस पर उपस्थित जितने भी अंक होंगे वो सभी के सभी इसके सह प्रांत कहलाएंगे। x एक्सिस पर उपस्थित जितने भी नंबर्स होंगे और एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी इसके प्रांत कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, ये देखिए ग्राफ किस की ओर है, x एक्सिस की ओर है, ठीक है ना। मतलब भले ही नेगेटिव x एक्सिस की ओर है, इसका मतलब इसके जो सह प्रांत मिलेंगे, इसके जो प्रांत मिलेंगे वो इसके प्रांत सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। इसके जो प्रांत सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा x का, यानी कि प्रांत का क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपका मूल बिंदु से नेगेटिव x एक्सिस की ओर है, और इसके जो सह प्रांत मिलेंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव और सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ से आप ये देख सकते हैं कि फलन बहु एकेकी है या एकेकी है, ये देख सकते हैं किस फलन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो समझाना था वो आप समझ गए। अब हमें जो पढ़ रहे हैं आगे की ओर वो बहुत ही अच्छा है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं क्या, पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब हमें प्रतिलोम फलन में हमें पढ़ना क्या है कि प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है, क्योंकि प्रांत और परिसर प्रतिलोम फलन का बहुत ही, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर बहुत ही उपस्थित है, बहुत ही अच्छा है। उसकी मदद से क्वेश्चंस बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर पढ़ा था, आपको याद होगा, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए, उसके बाद से अच्छा त्रिकोणमितीय में अगर हमें बात करी जाए, त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सहप्रांत बन जाता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर होता है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि एक का प्रांत दूसरे का सहप्रांत, दूसरे का सहप्रांत पहले का प्रांत बन जाता है, लेकिन कुछ मान रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो या त्रिकोणमितीय फलन हो, हम उसका प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फलन एकेकी और आच्छादक नहीं होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों के लिए लिख देता हूँ और उसको अच्छे से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ओके। चलिए, हम अभी सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर यहाँ पर लिख रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, इधर प्रांत, एक मिनट, और इधर मैं परिसर को लिख देता हूं। किसका? त्रिकोणमितीय फलन का। उसके बाद से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर पढ़ लेंगे हम लोग, सिंपल है। यहां देखिए, प्रांत और परिसर, रेंज, परिसर को रेंज बोलते हैं, प्रांत को डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, कोडोमेन इसका सहप्रांत कहलाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत क्या होता है, हमेशा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास, यहाँ देख लीजिए, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए यार, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपके पास है y बराबर साइन थीटा है, तो थीटा का आप मान चाहे ऋणात्मक लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी लीजिए, y का तो मान आना ही आना है। और साइन, और जो साइन का जो मान आता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आता है, या -1 हो सकता है मिनिमम मान, या मैक्सिमम मान +1 हो सकता है, या इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक नंबर होते हैं, लेकिन इसका जो परिसर होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच या बराबर आता है। ठीक है, ओके। किसका? हम अभी साइन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस के लिए भी इसका प्रांत वही होता है, त्रिकोणमितीय फलन का r, और इसका जो परिसर होता है -1 से 1 में होता है। ठीक है ना, इसकी मदद से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, आपको मालूम होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेन के लिए। टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, टेन है तो हम क्या उसको साइन और बटा कॉस लिख सकते हैं। यह किस प्रकार का फलन है, यह आपका परिमेय फलन है, और परिमेय फलन का कंडीशन होता है कि उसका हर क्या नहीं है, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना चाहिए यानी कि कास के वे वैल्यू जिन पर, कास का व्यापक मान क्या होता है, जिस पर शून्य होता है, कास का मान शून्य होता है। तो हम जानते हैं कास में विषम π/2 पर कास का मान शून्य होता है। विषम π/2 पर चाहे आपका π/2 हो, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कुछ π/2, ठीक है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका प्रांत क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक नंबर हो सकते हैं, लेकिन कास थीटा का वे मान जिस पर कास का वैल्यू शून्य होता है, कास के वे वैल्यू जिस पर कास के वे त्रिकोणमितीय मान जिस पर इसका मान शून्य होता है, उसको छोड़कर। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, टेन का मान देखिए तो कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, लेकिन विषम π/2 को छोड़कर, क्योंकि विषम π/2 में कास का मान जो होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, तो विषम π/2 को छोड़कर। अच्छा, इसका मान कितना होता है, अगर हम इसका मान देखा जाए तो इसका परिसर देखा जाए तो परिसर इसका -∞ से इन्फिनाइट के बीच में होता है। आपको भी मालूम हो, सॉरी, इन्फिनाइट में हम लोग बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, यानी कि -∞ से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा। ठीक है ना, ये लगाते हैं। इसी प्रकार आता है कॉट। कॉट को क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है। इसका मतलब साइन का मान 0 नहीं होना चाहिए, और हम जानते हैं साइन का जो व्यापक मान होता है, मुख्य मान n पाई पर साइन का मान 0 होता है। जहाँ पर, अच्छा ये क्या है, जहाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल Z लिख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे आपका नेगेटिव हो चाहे आपका पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इस कार्ड का मान भी जो होगा वो आपका प्रांत जो होगा वो कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, लेकिन n पाई को छोड़कर। ठीक है ना, n पाई को छोड़कर। इस प्रकार जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल Z ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, और साइन के वे मान जिस पर इसका त्रिकोणमितीय जो एंगल आएंगे वैल्यू, उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो कास का मान 0 डिग्री पर भी शून्य होता है, पाई पर भी 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसके साथ सभी के सभी ऋणात्मक पाई पर भी इसका मान शून्य होता है। इसलिए कोई भी वास्तविक संख्या लेकिन n पाई को छोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो परिसर होता है वो भी आपका क्या होता है, -∞ से इन्फिनाइट होता है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए, इसके बाद आता है सेक।
सेक, सेक में क्या होता है कि सेक को 1 बाई कास लिख सकते हैं और कास का मान शून्य होना चाहिए। इसका मतलब विषम पाई बाई 2 को छोड़कर, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है लेकिन विषम पाई बाई 2 को छोड़कर, ठीक है ना, 2n+1 और पाई बाई 2 को छोड़कर, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका कोसेक है, यह क्या होता है 1 बाई साइन होता है और साइन के लिए n पाई को छोड़कर कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है। अब यहाँ देखिए सेक का जो यहाँ से मैं बताता हूँ, सेक का जो आपका परिसर होता है क्या होता है, सेक और कोसेक है, इसका मान हमेशा -1 और 1 के बीच में कभी आता ही नहीं है। इसका मान न 1 आएगा न -1 आएगा, -1 से बड़ा, -1 से क्या हो जाएगा छोटा आएगा लेकिन 1 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखने की दो विधियां हैं, ठीक है ना। हम चाहे तो लिख सकते हैं r में से -1 और से 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। r यदि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर -1, ठीक है ना। -1 भी नहीं होता है इसलिए मैंने इसमें छोटा ब्रैकेट लगाया है, ठीक है ना। और यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 भी नहीं होता है इसलिए मैंने इसमें छोटा ब्रैकेट लगाया है। यानी कि -∞ से लेकर -1 के बीच में, -1 को छोड़कर -1 के बीच में, फिर 1 से बड़ा कोई भी संख्या हो सकता है, लिखने की दो विधियाँ हैं। इसी प्रकार आपका ये भी है, तो कोसेक के लिए भी आपका यही होता है, ठीक है ना, यही होता है। तो इस प्रकार आप इसके प्रांत और परिसर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो प्रांत और परिसर आपने यहाँ से देख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय जो आपका क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, वो भी देख लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ और याद भी करा देता हूँ। याद बहुत अच्छे से कराऊंगा, कभी याद भूलेगा नहीं। यहाँ देखिए प्रांत और परिसर, ये त्रिकोणमितीय फलन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो मैं यहाँ से 1 मिनट में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ में मुख्य मान क्या होते हैं, ये भी मुख्य शाखा क्या होती है, मुख्य मान क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ बनाऊंगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। ग्राफ में होता क्या है, कुछ होता नहीं है। यहाँ देखिए ग्राफ बनता कैसे है, एक मैं बना कर दिखा देता हूँ, बाकी आप स्वयं बना लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से मैं इसको समझा देता हूँ। हम लोगों ने जो साइन एक्स का ग्राफ देखा था, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा था साइन एक्स का ग्राफ। और इसमें आपने देख रहे थे कि यहाँ से अगर देखा जाए, ओके, कुछ ऐसा था। और ये ग्राफ यहाँ से मतलब ऐसे कुछ जा रहा था, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ये काट रहा था ये आपका साइन 0 का मान, जहाँ जहाँ काटे ये आपका किसका मान है, पाई का मान, ये आपका 2 पाई का मान, ये आपका 3 पाई का मान, ठीक है ना। ये आपका -पाई का मान, ये आपका -2 पाई का मान और ये आपका -3 पाई का मान। ऐसे ये ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ बना रहे थे तो, ठीक है। तो और इस पर जो मैक्सिमम मान था इसका अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका पाई/2 था। पाई/2 पर साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1, -1 होता है -पाई/2 पर, यानी कि ये जो यहाँ का जो बिंदु होगा ये आपका हो जाएगा -पाई/2। मूल बिंदु से ये सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, मूल बिंदु से अगर लेफ्ट की ओर चला जाए तो सभी के सभी नेगेटिव लिखा जाता है। तो ये -पाई/2, ये आपका पाई/2। इसी प्रकार ये आपका विषम, मतलब अगर देखा जाए तो साइन के लिए n पाई पर इसका मान मिनिमम 0 मिलता है और विषम पाई/2 पर इसका मान क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, और माइनस विषम पाई/2 पर इसका मान मिनिमम मिलता है, ठीक है। ग्राफ बनाया क्या जाता है, अगर हम साइन का ग्राफ बनाना चाहिए तो साइन का ग्राफ यही बनेगा। ग्राफ आपका यह एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। यह आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना, यह आपका वाई एक्सिस है। ग्राफ आपका सेम बनेगा, बस आपका ये ग्राफ ये क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ घूम जाएगा। तो जितने भी वैल्यू है पाई/2, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सभी के सभी वाई एक्सिस पर आ जाएंगे और ये जितने मान हैं वो आपके नीचे की ओर आ जाएंगे, निगेटिव वैल्यू। बस ग्राफ आपका ऐसे बन के तैयार हो जाता है। सब में ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। ग्राफ में अगर बनाओ तो यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो मैं आपका सिर्फ एक बता रहा हूँ, यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। यह आपका है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। यह आपका, एक मिनट, कलम है तो ठीक है ना। यह ग्राफ बना कैसे है, अच्छा सबसे पहले ये आपका क्या था, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। इसी ग्राफ को क्या किया है, ये आपका पलट दिया है। तो यहाँ देखिए विषम पाई/2 पर इसका मान 1, 3 पाई/2 पर इसका मान 1, 5 पाई/2 पर इसका मान 1, यानी कि 1 साइन एक्स का जो मैक्सिमम मान होता है 1, वो विषम पाई/2 पर होता है। और यहीं पर यही होगा, देखिए
π/2 विषम π/2 पर 1, 5π/2 पर 1 और इसके जस्ट निगेटिव सभी के सभी विषम π/2 पर नेगेटिव विषम π/2 पर 1 और इसका मान ये जो ग्राफ बनेगा ये साइन एक्स वाला ग्राफ हो जाएगा। ये आपका कास एक्स वाला ग्राफ था और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है तो आपका ये वाला ग्राफ बन गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मूल बिंदु से अगर देखा जाए तो ये आपका ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलिए या मूल बिंदु से नीचे की ओर चलिए। मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ से आपका अगर मैक्सिमम मान क्या होता है 1 होता है π/2 पर और विषम π/2 पर इसका मान क्या होता है, ये आपका विषम π/2 हो जाएगा। विषम π/2 पर इसका मान 1 होता है, यानी कि 1 से लेकर -1 तक ये जो होता है वो इसके मुख्य मान कहलाते हैं, ठीक ना। किसका, ग्राफ की मुख्य शाखा का मान कहलाते हैं या इसके मुख्य मान हो जाएंगे, जो ये दर्शाता है इस फलन का जो प्रांत होगा वो इसका प्रांत -1 से लेकर 1 तक होंगे, ठीक है ना। और इसके सह प्रांत क्या होगा, यहाँ से देखिए इस ग्राफ को यदि हम यहाँ से लंबवत लंब डालें तो यह ग्राफ मैक्सिमम मान और यहाँ से इसका मिनिमम मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से हमने यहाँ पर क्या किया, इस ग्राफ को मिलाया। इस ग्राफ को मिलाया तो यहाँ देखिए किस पर काट रहा है, π/2 पर काट रहा है, ठीक है ना। इधर विषम इधर -π/2 और इधर π/2 पर काट रहा है, इसलिए इसका जो परिसर होगा वो आपका -π/2 से लेकर π/2 होगा, ठीक है ना। ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, जैसा मैंने एक समझाया वैसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। मुख्य मान क्या होता है, अच्छा इस ग्राफ का सिर्फ यहाँ से देखिए, इस ग्राफ का ये सिर्फ मान -π/2 से लेकर +π/2 नहीं होगा, बस आपको एक दोलन कराना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है। चाहे आप मूल बिंदु से ये लेकर चलिए और मूल बिंदु से नेगेटिव लेकर चलिए, या इसका मान चाहे तो आप यह भी एक दोलन करा कर ले सकते हैं, यानी कि x का मिनिमम मान 1 और -1, ठीक है ना। 1 और -1 होता है ना, इसका मान कितना है 1 और इसका मान कितना है π/2 से लेकर 3π/2 चलिए, या 0 से लेकर π/2 चलिए, या 0 से लेकर -π/2 लेकर चलिए, ठीक है ना। आपको एक दोलन कराना है तो आप चाहें तो ये भी वैल्यू लेकर चल सकते हैं, π/2 से लेकर 3π/2, या चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक -π से -2π तक इसका परिसर हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमेशा हम क्या करते हैं, इसकी मूल बिंदु से जो भी होता है दूरियां लेकर चलते हैं, यानी कि ये वाला दूरी लेकर चलते हैं, ठीक है ना। सबका मान समान आएगा, तो इसके लिए रेंज को हमेशा बना दिया गया है कि जब भी आप लेकर चलेंगे -π/2 से लेकर π/2 तक लेकर चलेंगे। अच्छा, इसका हमने जो साइन एक्स का जो प्रांत पढ़ा था वो प्रांत था कोई भी वास्तविक संख्या था, लेकिन इसका जो सह प्रांत था वो इसका सह प्रांत क्या था, -1 से लेकर 1 तक था। और प्रतिलोम फलन में क्या होता है, उसका सह प्रांत इस प्रतिलोम फलन का त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत बन जाता है, ठीक है ना। और इसका परिसर आपने -π/2 से लेकर π/2 तक ही होगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस से अगर उस ग्राफ को लंबवत डालेंगे उस कटान बिंदु पर तो -π/2 से लेकर π/2 तक मिलेगा। इस प्रकार इसका जो प्रांत होता है फिर आपका यही होता है, और इसका जो परिसर होता है 0 से π तक होता है। परिसर क्या डिवाइड करता है कि जब भी हम त्रिकोणमितीय फलन का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू cos इनवर्स का हमेशा 0 और से लेकर π के बीच में ही आना चाहिए। क्या 0 हो सकता है, π हो सकता है, और 0 से π के बीच में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। पहली बात याद रखिएगा, cos इनवर्स अगर मैं कर दूँ -π/6, इसका मान ज्ञात कीजिए तो -π/6 नहीं लेकर चलना है, हमेशा एंगल के वैल्यू +2 में लेकर चलना है। भले इसका मान नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, आएगा, लेकिन इसका एंगल का मान +2 में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो परिसर हमेशा +2 में आना चाहिए। प्रांत इसका नेगेटिव +2 कुछ भी हो सकता है, प्रांत इसका नेगेटिव भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। -1 और 1 के बीच में चाहे नेगेटिव नंबर्स लीजिए चाहे +2 नंबर्स लीजिए, प्रांत कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका परिसर हमेशा +2 होगा और 0 से लेकर π के बीच में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार tan इनवर्स है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का जो प्रांत होता है कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक संख्या 10 और काट के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका परिसर होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। छोटा कोष्ठक है, इसका मतलब -π/2 नहीं होगा और +π/2 नहीं होगा, इसके बीच की संख्या होगी। कैसे याद करना है, तो याद करने के भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए tan इनवर्स को मैं अगर देखूँ तो tan इनवर्स x को sin इनवर्स x बटे cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स x को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, आपको सिर्फ sin इनवर्स x को क्या करना है, उसमें से देखना है। तो sin इनवर्स x की जो शाखा मिलती है -π/2 से लेकर π/2 तक मिलती है, परिसर मिलती है। और इसी प्रकार इसके परिसर, लेकिन ये छोटा कोष्ठक में होगा, -π/2 को छोड़ दीजिए, +π/2 को छोड़ दीजिए, इसके बीच की संख्या को लीजिए। इसका मतलब जब भी tan इनवर्स का मान अगर परिसर में ज्ञात करना होगा तो इसी के बीच में ज्ञात करेंगे। अगर मैं कहूँ tan इनवर्स 2π, तो 2π को आपको किस में तोड़ना है, π/2 और π/2 -π/2 और +π/2 के बीच में तोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार काट इनवर्स के लिए है 0 से 2π। काट इनवर्स की जो परिसर होता है, परिसर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, लेकिन अवसर प्रांत माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका जो परिसर होगा 0 और π के बीच में आएगा। याद रखिएगा, हमेशा इसके बीच में आएगा।
सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। सेक का मान किस में आता है, सेक का जो मान होता है -1 और 1 के बीच में आता है, ठीक है ना। लेकिन सेक इन्वर्स है, इसका मतलब कोई भी वास्तविक संख्या होगी लेकिन -1 और 1 को छोड़कर होगी, ठीक है ना। इसको छोड़कर मतलब ये कहता है -1 और 1 के बीच की संख्या, -1 को भी छोड़ दीजिए, 1 को भी छोड़ दीजिए, इसके बीच की संख्या को भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी संख्या होगी वो इसके परिसर में हो जाएगा, यानी कि -1 और 1 को छोड़ने के बाद इसके बीच की संख्या भी इसका परिसर हो जाएंगे, वास्तविक संख्या में से घटा देना है, ठीक है। ये देखिए इसका जो कोसेक इन्वर्स है, इसका मतलब वास्तविक संख्या में से -1 और 1 के बीच की सभी संख्याओं को घटा दीजिए, वो भी हो जाएगा। इस प्रकार इसका परिसर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी की मदद से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी की मदद से बनेंगे, अन्यथा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जब भी साइन इन्वर्स का बात करेगा तो उसका परिसर हमेशा इसी के बीच में आएगा, या तो -π/2 आए या +π/2 आए या इसके बीच की संख्या है। एक बार मैं और बता देता हूँ, कास इन्वर्स का अगर परिसर देखा जाए तो हमेशा 0 और π के बीच में आने वाला है, इससे बड़ा और इससे छोटा नहीं आएगा। tan इन्वर्स का मान ना -π/2 आएगा ना +π/2 आएगा, इसके बीच की संख्या आएगी। काट इन्वर्स x का मान 0 और पाई के बीच में आएगा, ना 0 आएगा ना पाई आएगा, क्योंकि 0 और पाई पर इसका फलन का मान, त्रिकोणमितीय फलन का मान इनफाइनाइट इनडिटरमाइन हो जाएगा ना, इसलिए इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 और पाई को छोड़कर उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। ये आपका क्या है, सेक इन्वर्स का मान 0 और पाई, 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, इसके बीच की संख्याएं भी आ सकती है। लेकिन π/2 एक संख्या क्या होता है, 0 और पाई के बीच में π/2 होता है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी 0 और पाई के बीच में। कोसेक इन्वर्स है, इसका मतलब -π/2 हो सकता है, +π/2 हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी कि -π/2 और +π/2 यानी कि -90 और 90 के बीच में एक संख्या होती है ना, 0 एंगल होता है 0 डिग्री, तो 0 को छोड़कर इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको याद करना है। इसकी मदद से चलिए हम इस अध्याय के सभी प्रश्नावली बहुत ही आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके।